मेरे प्रिय नौजवान साथियों, नमस्कार। स्टडी 91 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, प्रश्नों की एक बेहतरीन श्रृंखला में आज हम आपका खुले मंच से स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें, ये जितनी भी महत्वपूर्ण प्रश्नावलियां हैं वह हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या कहता है। चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चौथा है, तीसरा है, दूसरा है या फिर पहला है? चाय के उत्पादन में याद रखना, भारत में लगभग 563.98, जी हां दोस्तों, कहीं कहीं 96 लिखा है, हजार हेक्टेयर भूमि पर चाय की खेती होती है। हजार हेक्टेयर भूमि पर क्या होती है? चाय की खेती होती है। भारत में सबसे ज्यादा असम, ठीक है ना दोस्तों, फिर पश्चिम बंगाल, फिर तमिलनाडु और फिर उसके बाद केरल राज्य का स्थान आता है चाय के उत्पादन के मामले में, खेती के मामले में। तो सबसे पहले स्थान पर अपना कौन है? असम है। लेकिन दोस्तों, विश्व में अगर देखा जाए तो दोस्तों चाइना नंबर 1 पर है। इसके बाद भारत का दूसरा स्थान आता है। चाय का जिस तरह भारत उत्पादन भी करता है उसी तरह इसका उपभोग भी करता है। चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत, फिर इसके बाद सबसे ज्यादा दोस्तों चीन, फिर इसके बाद भारत, लेकिन निर्यात की दृष्टि में श्रीलंका और इसके बाद केन्या का स्थान आता है। तो सभी बच्चों का मैं स्वागत करता हूं। जितने सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी को नमस्कार। दोस्तों, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कहता है। दुग्ध के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? जहां चाय के उत्पादन में चाइना पहले स्थान पर है, तो वहीं दूध के उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है और चाइना दूसरे स्थान पर है। कौन भैया? चीन दूसरे स्थान पर है। संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे स्थान पर आता है। ये बातें भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये यहां से ध्यान देने वाली बात है। अगर आपको देखा जाए तो दुग्ध उत्पादन में भारत के पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब, फिर हरियाणा, ये सारे राज्य बहुत पावरफुल हैं। ठीक है ना दोस्तों? तो दुग्ध उत्पादन में बहुत अच्छा स्थान है भारत का। अगला प्रश्न आपके लिए क्या कहता है? भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना भाग वन से आच्छादित है? दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि भाई जो एक हमारा समझौता हुआ था पेरिस जलवायु संधि के तहत, उसके तहत यह बातें निकल के आई हैं कि हर देश में लगभग 33% वन होना जरूरी है। कितना? 33% वन होना जरूरी है, जिसके कारण क्या होगा, अर्थात वहां का जो वातावरण होगा वह स्वच्छ होगा, वहां के नागरिकों को स्वच्छ वायु मिल सकेगी। लेकिन दोस्तों, अभी इससे बहुत सारे देश क्या हैं? पीछे हैं। यहां तक कि भारत स्वयं पीछे है और देश में लगभग 24.3, जी हां दोस्तों, % ही वन है। लेकिन वनों में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। हर देश, हर राज्य अपना क्या कर रहे हैं दोस्तों? एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उसकी प्राप्ति के लिए अग्रसर रहते हैं। अगर देखा जाए अपने उत्तर प्रदेश में तो 9% वन है, जिसको लक्ष्य बढ़ा करके 15% किया गया था। अब जब दोस्तों कभी भी ध्यान दिया जाएगा और इसकी गणना की जाएगी तो नो डाउट से इसमें वृद्धि भी देखने को मिलेगी, इसमें वृद्धि भी देखने को मिलेगी। सबसे ज्यादा भारत में जो वन पाए जाते हैं वह मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा वन कहाँ? मध्य प्रदेश में। और सबसे कम जो है वह हरियाणा, पंजाब, दिल्ली जैसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में देखने को मिलता है। ठीक है, देखने को मिलता है। तो इस तरह आप यहां से भी बातें समझ सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। सुंदर राजन समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? सुंदर राजन समिति का संबंध जो है दोस्तों वह किस क्षेत्र से है? तो पेट्रोलियम से संबंधित है। ठीक है ना दोस्तों? किससे? पेट्रोलियम। सचिन तेंदुलकर समिति का संबंध है। ठीक है ना दोस्तों? मतलब तेंदुलकर समिति का कर से संबंधित में है। तो इस तरह आप यहां से भी बातें समझ सकते हैं। सरकारिया आयोग केंद्र राज्य
राज्य संबंध में था, कोठारिया आयोग शिक्षा से संबंध में था। तो कहने का मतलब यहां से कुछ समितियों और आयोग के बारे में आपको पता होना चाहिए। अभी अपने पास के नजदीकी बुक स्टोर के पास जाइए, ठीक है दोस्तों, और वहां से ये जो महत्वपूर्ण समस्त पुस्तकें हैं, ठीक है, जो आपके लिए वीडियो की पुस्तक है, जो आपके लिए लेखपाल की पुस्तक है, जिस पुस्तक को स्टडी 91 के समस्त टीचर और शिक्षक गण मिल करके दोस्तों हमारी जो पूरी टीम है उसको तैयार किया है, उसमें गजब का व्याख्यात्मक दिया गया है। आप जब इस पुस्तक को देखेंगे और पढ़ेंगे तो इसका लाभ आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। इसका लाभ आपको क्या है, बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। तो आप इसे परचेस कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कहता है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो मतलब प्रारंभ कब हुआ था यह याद करिए, जल्दी से कमेंट्स करिए। सभी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। प्रश्न देखता हूं सबसे पहले कौन देता है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर बिल्कुल एकदम सटीक आंसर दे रहे हैं, देख करके अच्छा लग रहा है, देख करके अच्छा लग रहा है। आप लोगों की प्रश्नावली के जो आंसर देने का तरीका है वह भी हमें बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग ए देंगे, कुछ लोग बी देंगे, कुछ लोग सी देंगे, कुछ लोग डी देंगे, मतलब कोई ना कोई तो सही होगा ही होगा। ये भी बातें बहुत बढ़िया लगती हैं। तो ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम जो है दोस्तों 1970 में चालू हुआ था और यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित, किससे भैया, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ये बातें आपको पता होना चाहिए। मतलब जो दुग्ध क्रांति आई थी, ठीक है, श्वेत क्रांति जिसे आप कह सकते हो, जी हाँ दोस्तों, श्वेत क्रांति जो आप कहते हो तो श्वेत क्रांति, ठीक है, उसी से संबंधित है दोस्तों। और कुर्जियन का नाम कौन भूल सकता है, जिन्हें श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। तो इस तरह आप देख सकते हैं भारत में, ठीक है ना, फ्रक्टोज के कारण जो है दोस्तों यह पता होना चाहिए दोस्तों, जो मीठापन होता है वो किसके कारण होता है, जो सफेद नामक प्रोटीन कैसीन पाया जाता है उसके कारण यह व्हाइट होता है, ठीक है ना दोस्तों। भारत में कौन सा राज्य मूंगफली के उत्पादन में अग्रणी है, ठीक है, मूंगफली के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो मूंगफली का उत्पादन कौन सा राज्य सबसे पहले करता है दोस्तों और सबसे ज्यादा करता है? तो मूंगफली की जो फसल है वह याद रखना दोस्तों, गुजरात राज्य सबसे ज्यादा मूंगफली का उत्पादन करता है। राजस्थान आपके सरसों का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, ठीक है। वहीं उत्तर प्रदेश आपका नहीं दोस्तों, आलू हो गया, ठीक है, गेहूं हो गया, गन्ना हो गया, क्या हो गया भैया, गन्ना हो गया, याद रखिएगा कहानी। फिर उसके बाद आप कहानी और क्या आता है, दुग्ध हो गया, दुग्ध हो गया। इन सब मामलों में प्रथम स्थान रखता है, इन सब मामलों में क्या प्रथम स्थान रखता है उत्तर प्रदेश। यह बातें आपको समझना चाहिए, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में हीरे की खान कहाँ है? हीरे की खानें कहाँ हैं? तो आपको मैंने ये बताया था कि भारत में जो हीरे की खान है वह कहाँ है। सभी बच्चे कमेंट्स करें भाई, बहुत शानदार है। और ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। क्यों बार बार पूछा जाता है भाई? जब भी कोहिनूर हीरा की बात आती है, जुबान पर आती है, ठीक है, ब्रिटिश ताज में जो आज शोभित है, जब उसे भारत को लाने की चर्चा होती है या फिर कोई हीरा पाया जाता है तो सबसे पहले जो याद आता है वह भारत में मध्य प्रदेश में स्थित पन्ना की खान याद आती है। कहाँ की? पन्ना की खान याद आती है। और पन्ना मध्य प्रदेश में, जी हाँ दोस्तों, यह हीरे की खान स्थित है। इसी पन्ने के खान के थोड़ी दूर से ही नर्मदा नदी भी प्रवाहित होती है। यह बातें आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये बातें आपको पता होना चाहिए। तो यहां से भी बहुत शानदार प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। चले भैया आगे चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। भारत में कृषि क्रांति के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? 1966-67 लगातार आपको प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों।
दोस्तों, तो आप जानते हैं कि एक लंबा समय, ठीक है, एक लंबा समय भारत में हरित क्रांति का जनक जो प्रश्न पूछा जाता है वह डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का पूछा जाता है। और जब भारत में राष्ट्रपति का चुनाव 2017 होने वाला था दोस्तों, तो ये लग रहा था कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार बन करके दोस्तों एम स्वामीनाथन खड़े होंगे। ये चर्चा का विषय बना हुआ था, ये क्या चर्चा का विषय बना हुआ था। लेकिन दोस्तों कौन खड़ा करता इन्हें, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये निकल करके आ रहे थे। किसके? कांग्रेस पार्टी की तरफ से आवाज उठी थी, लेकिन फिर इनको बैठा करके इनके स्थान पर मीरा कुमार को खड़ा किया गया था। ठीक है ना दोस्तों, ये बातें आपको पता होना चाहिए। तो भाई मीरा कुमार जी खड़ी थी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सामने, जिनको हार का सामना करना पड़ा था। तो डॉक्टर एम स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। बार बार मैं बताता हूं, हाइब्रिड के बीज का प्रयोग इसमें किया गया था और यह फसल सबसे ज्यादा गेहूं और उसके बाद धान को, जी हां, लाभान्वित की थी। ठीक है, धान को लाभान्वित की थी। हरित क्रांति में क्या होता है भैया, जो कंपोस्ट खाद होती है, कंपोस्ट खाद को छोड़ करके रासायनिक खादों का प्रयोग किया गया था। किसका? रासायनिक, ठीक है ना दोस्तों, रासायनिक खादों का प्रयोग किया गया था। तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं, यहाँ से भी बातें आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में। चलिए भाई आगे देखते हैं। हिंदी इंडिविजुअल की बैच हमारे यहाँ प्रारंभ है। इस बैच की विशेषता क्या है? जिन छात्र छात्राओं को हिंदी व्याकरण का मतलब समझते हैं, जी हाँ दोस्तों, जैसे व्यंजन है, स्वर है, शब्द है, ठीक है, आपका संख्यावाच्य है, और इसमें से भी आपका जो रस है, संधि है, अलंकार है, छंद है, सोरठा है, दोहा है, चौपाई है, संधियां हैं, तत्सम तद्भव है, एक शब्द है, और आपके दोस्तों शुद्ध रूप है, वर्तनीय है, ये सारा विलोम है, पर्यायवाची, सब कुछ इसमें आपको एक बेहतरीन तरीके से मिलेगा, एक सीरियल वाइज मिलेगा। तो जो भी छात्र छात्राएं हिंदी में अपना, जी हाँ दोस्तों, सहभागिता दर्ज कराना चाहते हैं, वह दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? निम्न में से कौन खरीफ की फसल है? तो गेहूं की फसल है, चना की फसल है, मक्का की फसल है, जौ की फसल है। तो गेहूं रबी की फसल में आता है, याद रखना दोस्तों, चना रबी की फसल में आता है और जौ भी रबी की फसल में आता है। लेकिन जो मक्का है यह खरीफ की फसल में आता है। क्या? खरीफ की फसल। खरीफ की फसल जो है वह जून जुलाई में बोई जाती है। कब बोई जाती है? जून जुलाई में बोई जाती है। अगर आपको पता हो दोस्तों, तो इसी मई जून जुलाई, ठीक है, जुलाई के बाद जो अपना दोस्तों स्कूल जुलाई में ही प्रारंभ होता है ज्यादा तेजी से खुलना। अब तो 12 मास स्कूल खुले रहते हैं। पहले क्या होता था दोस्तों, मई और आधे जून तक छुट्टी होती थी, ठीक है, अप्रैल भी छुट्टी हो ही जाती थी, लेकिन कभी कभी एग्जाम पढ़ते थे। तो जून और जुलाई आधे लगभग 1.5 से 2 महीने जो छुट्टी होती थी, तो फिर याद करिए जब आप क्या होता था, विद्यालय जाते थे और मक्के का भुट्टा खाते थे। याद करिए, वो जरूर याद आएगा। बारिश का हल्का हल्का दिन होता था, भुट्टा भूज करके देता था नींबू लगा करके, तो वो जरूर याद आना चाहिए। तो मक्का, जी हाँ दोस्तों, ये बातें समझ सकते हैं आप। जी हाँ, महाराष्ट्र के क्षेत्र में मक्के का बहुत ज्यादा बोलबाला है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में भी जबरदस्त बोलबाला है मक्के का, ये बातें भी आपको पता होना चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका मक्का के उत्पादन में बहुत अच्छा स्थान रखता है, ठीक है ना दोस्तों, ये बातें समझना चाहिए। आगे चलते हैं। सर्वप्रथम ग्रीन हाउस प्रभाव, सर्वप्रथम ग्रीन हाउस प्रभाव अथवा हरित गृह प्रभाव को बताने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए दोस्तों। सर्वप्रथम क्या था? हरित गृह प्रभाव रहा हो, या फिर दोस्तों यहां पर ग्रीन हाउस प्रभाव रहा हो। हरित गृह कहो या ग्रीन हाउस कहो, दोनों बातें एक ही हैं, दोनों बातें एक ही हैं। ये बातें आपको समझना चाहिए। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है, ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है, तो इस पर
आप लोग अपना फोकस सीधा सीधा कर लीजिए। अब देखिए, हमने आपको कई बार ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट प्रभाव के बारे में बताया, कई बार ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बताया है, और सीधा सीधा हमने कहा था भैया कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रभाव है वह पृथ्वी के वायुमंडल में क्या होता है, पृथ्वी का, जैसे यह क्या होता है भाई, हमारा पृथ्वी है, तो पृथ्वी के वायुमंडल में कुछ किलोमीटर की दूरी में ऐसे गैसों का एक लेयर पाया जाता है जो दोस्तों सूर्य से जो प्रकाश आता है उस प्रकाश में जो सौर विकिरण आता है, ठीक है, उस सौर विकिरण को तो पृथ्वी पर आने देती हैं, लेकिन जब दोस्तों यह विकिरण पृथ्वी की सतह से टकरा करके वापस जाना चाहती है तो यह ग्रीन हाउस प्रभाव रोकने का काम करता है। क्या करता है, रोकने का काम करता है, और इसका कुछ भाग जब यह रोक लेता है दोस्तों तो उसी के कारण पृथ्वी के सतह का औसतन तापमान दोस्तों कितना बनता है, 15 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर यह ग्रीन हाउस इफेक्ट समाप्त हो जाए, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या हो जाए दोस्तों, समाप्त हो जाए, तब दोस्तों पृथ्वी का जो तापमान होगा वह -18 डिग्री सेल्सियस होगा। कितना, -18 डिग्री सेल्सियस होगा। तो आर्थिनियस, ठीक है, आर्थिनियस ने सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गृह प्रभाव या हरित गृह प्रभाव को बताया था। ये बातें आपको पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रधानता मानी जाती है। किसका, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रधानता मानी जाती है। आप सभी बच्चे एकदम सही सही आंसर दे रहे हैं, बहुत शानदार है। अच्छा, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि यह महत्वपूर्ण प्रश्नावली सिर्फ और सिर्फ आपके लिए तैयार की जा रही है, तो प्रेम और स्नेह से एकदम तैयार कर दीजिए। आगे लिखा हुआ है, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव कहा जाता है के जन्मदाता कौन है, ठीक है, वन महोत्सव के जन्मदाता कौन है। तो दोस्तों यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, कभी कभी आपको विनोबा भावे का नाम नजर आएगा, कभी कभी विनोबा भावे का नाम नजर आएगा, लेकिन भारत में जो है वन महोत्सव के.एम. मुंशी के नाम पर जाता है, कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी। ये वही कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी हैं जो संविधान सभा में प्रारूप समिति के एकमात्र पूर्ण कांग्रेसी सदस्य, एकमात्र पूर्ण कांग्रेसी सदस्य ये वही के.एम. मुंशी साहब हैं, जिन्होंने, जी हाँ दोस्तों, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव कहा जाता है के जन्मदाता हैं। तो ये बातें आपको पता होना चाहिए। बाकी महात्मा गांधी के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं, 2 अक्टूबर, जी हाँ 1869, पोरबंदर गुजरात। जी हाँ, ये सारी चीजें आपको पता होगा। करमचंद गांधी, ठीक है, मोहनदास, फिर करमचंद गांधी इनके पिताजी के नाम पर, फिर इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी जी पड़ता है। माता पुतलीबाई थी क्या दोस्तों, जल्दी से बताइए। बहुत सारे प्रश्न यहाँ से भी बनते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा, किसने अर्धनंगा फकीर किसने कहा, किसने मलंग बाबा कहा, किसने दो महात्मा कहा, किसने महात्मा कहा, ये सारे प्रश्न आपको बताए जाते हैं, तो इनको अच्छे से नोट कर लिया जाए, ठीक है ना। तो राष्ट्रपिता रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था क्या, जल्दी से बताइए भैया। दो महात्मा किसने कहा था, ये प्रश्न अर्धनंगा फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था क्या। मतलब ये सारे प्रश्न भी आपको पता होना चाहिए। अगर कोई भी दिक्कत है तो स्टडी 91 परिवार में हमारा जो प्लेलिस्ट बना हुआ है वहां पर एक महात्मा गांधी छुई मुई प्रश्नावली प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, उसको पूरा आप पढ़ लीजिए। महात्मा गांधी से संबंधित सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, उससे बाहर कुछ नहीं आपसे पूछेगा। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरह आप यहां से के.एम. मुंशी का नाम नोट कर लीजिए। आगे लिखा है, मोह पैमाना से किसका मापन किया जाता है। मोह पैमाना दो बार आता है, एक मोह होता है रिक्टर, एक मोह असंबद्धता होती है, एक मोह पैमाना होता है। तो जो मोह का पैमाना होता है उसे हम
चट्टानों की कठोरता को मापने के लिए प्रयोग करते हैं। किसका? चट्टानों की कठोरता की, कौन सी चट्टान अम्लीय है, कौन सी क्षारीय है, कौन कितना पावरफुल है। तो चट्टानों की कठोरता को मापने के लिए जी हाँ मोह असंबद्धता का प्रयोग किया जाता है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे यह हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर यह है भूपर पट्टी क्रस्ट, मतलब 0 से 33 किलोमीटर के बीच में भूपर पट्टी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? भूपर पट्टी पाई जाती है। इस भूपर पट्टी जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, ठीक है, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, तो भूपर पट्टी के नीचे एक 2900 किलोमीटर के मध्य जी हाँ दोस्तों प्रवार पाया जाता है, जिसे हम मिंटल कहते हैं। याद रखिएगा। तो भूपर पट्टी का निचला वाला पार्ट ये, ठीक है, और प्रवार का ऊपरी वाला पार्ट ये जो दोनों रेखाएं हैं दोस्तों जहां पर एक दूसरे को अलग करती हैं, इसी को कहा जाता है मोह असंबद्धता। ठीक है, क्या कहा जाता है? मोह असंबद्धता कहा जाता है। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। ठीक है, यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। ये बहुत शानदार है। तो ये दो चीजें अलग अलग है। मोह असंबद्धता भूपर पट्टी और प्रवार को अलग करने वाली असंबद्धता है, जबकि मोह पैमाना चट्टानों की कठोरता को मापने वाला पैमाना है। क्या? चट्टान की कठोरता को मापने वाला पैमाना है। तो दोस्तों तेरा पैमाना याद रखिएगा, ये बहुत शानदार प्रश्न बन जाता है। तो यहाँ से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं आप उन सभी को तैयार कर लीजिए, उन सभी को तैयार कर लीजिए, नहीं तो समस्याएं आपके सामने आ जाएंगी दोस्तों, फिर हमें मत कहिएगा। UPSSC वीडियो का बैच हो या फिर ग्राम विकास अधिकारी सुपर टेट का बैच हो दोस्तों, हमारे यहाँ दोनों बैच प्रारंभ हैं। आप जिसमें चाहें उसमें अपना सहभागिता दर्ज करा सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण, किस राज्य में काजू का सर्वाधिक उत्पादन होता है? दोस्तों काजू ही क्या, काली मिर्च का भी बढ़िया उत्पादन होता है। काली मिर्च ही क्या, इलायची का बढ़िया उत्पादन होता है। किसका? इलायची का बढ़िया उत्पादन होता है। तो दोस्तों ये राज्य कोई और नहीं, केरल राज्य है। मसालों का बागान, मसालों का बागान, मसालों का बागान कहाँ पाए जाते हैं? तो मसालों का जो बागान है वह आपकी केरल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? केरल में पाए जाते हैं। तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं। तो इस तरह आप यहाँ से देख लीजिएगा, किस भारतीय शासन को, किस भारतीय स्थान को अंतरिक्ष नगर के उपनाम से भी जाना जाता है? किस भारतीय स्थान को अंतरिक्ष नगर के उपनाम से भी जाना जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नावली, भारत में इतना महत्वपूर्ण प्रश्नावली है ये दोस्तों, यह याद रखना। किसी को स्वर्ण नगरी कहा जाता है, किसी को पृथ्वी की नगरी कहा जाता है, किसी को जी हाँ हीरो की नगरी कहा जाता है, किसी को सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे प्रश्न यहाँ से उपनामों से भी बनते हैं। ठीक है, उपनामों से भी बनते हैं। तो भारत में अंतरिक्ष नगरी के नाम से बेंगलुरु को जाना जाता है। क्यों जाना जाता है बेंगलुरु को अंतरिक्ष नगरी के नाम से? क्योंकि दोस्तों बेंगलुरु जी हाँ जो हमारे यहाँ एक तरह से IT सेक्टर के लोग हैं वह सबसे ज़्यादा बेंगलुरु कर्नाटक में हैं, और उसके बाद हैदराबाद, फिर महाराष्ट्र जैसे राज्यों का नाम आता है। ठीक है, फिर महाराष्ट्र जैसे राज्यों का क्या होता है? नाम आता है। तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं, यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं। तो बेंगलुरु है, क्या है भैया? बेंगलुरु है। बेंगलुरु में ही क्या है? आपका इसरो का मुख्यालय है। इसरो का मतलब आप समझते हैं, इसरो का मतलब ये है। ठीक है, इसरो का मतलब ये है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष, ठीक है, अंतरिक्ष अनुसंधान
संगठन, ठीक है, अनुसंधान संगठन, ये इसका पूरा नाम है, ठीक है ना दोस्तों, संगठन। तो ये देखिए, ये आपका जो हेड क्वार्टर है इसका, ठीक है, जो हेड क्वार्टर है वो कहीं और नहीं, बेंगलुरु ही है। बेंगलुरु की मतलब इसरो की आधारशिला कब रखी गई थी, ठीक है ना दोस्तों, जल्दी से बताइए, बहुत शानदार है। इनके चेयरमैन कौन है, ठीक है, के सिवान साहब क्या थे दोस्तों, क्या हैं वर्तमान में, ये सारी बातों पर अगर आप फोकस कर लेते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा। 15 अगस्त 1959 में आधारशिला रखी गई थी, क्या विक्रम लाल भाई साराहा के द्वारा रखी गई थी क्या? कमेंट्स तो बनता ही बनता है दोस्तों, बहुत शानदार है, ठीक है, बहुत शानदार है। तो बेंगलुरु यहाँ का हेडक्वार्टर है। जबकि सतीश धवन श्री हरिकोटा जो अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, यहाँ से गजब का प्रक्षेपण किया जाता है, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, जो क्या है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन प्रौढ़ावस्था का नगर है? निम्नलिखित में से कौन प्रौढ़ावस्था का नगर है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, वह नगर जो भारत के मध्य में है वह है नागपुर। लेकिन वह नगर जो भारत का प्रौढ़ावस्था है, प्रौढ़ावस्था मतलब 30 साल पार कर गए, 35 साल की उम्र के बीच के लोग हैं, तो वहां पर आपका प्रौढ़ावस्था चलता है। प्रौढ़ावस्था का यहाँ पर मतलब इंदौर से है दोस्तों, यह याद रखना। ये वही इंदौर है जो लगातार दोस्तों स्वच्छ भारत अभियान में सबसे स्वच्छ शहरों में से एक है, ठीक है, सबसे स्वच्छ शहरों में से एक है। इसी का नाम है, जी हाँ, इंदौर, और यह है मध्य प्रदेश में है। कहां पर है दोस्तों? मध्य प्रदेश के सबसे प्रमुख शहरों में से एक है इंदौर। ये बातें नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका, रबड़ किस जलवायु का पौधा है? रबड़ जो होता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रबड़ का पेड़ होता है, भले वो लोग पौधा लिखे रहते हैं, पेड़ होता है। इसी पेड़ के जो दूध निकलता है, ठीक है ना दोस्तों, उसी दूध से क्या होता है, रबड़ बनाई जाती है, रबड़ बनाई जाती है। अब देखिए दोस्तों, जो रबड़ है वह भूमध्य रेखीय है, ठीक है, कैसी है? भूमध्य रेखीय, मतलब उष्णकटिबंधीय पौधा है। रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वह थाईलैंड है, ठीक है ना दोस्तों, कौन है? थाईलैंड है, ये याद रखना। फिर इसके बाद मलेशिया का स्थान आता है, फिर इसके बाद इंडोनेशिया का स्थान आता है, इंडोनेशिया का स्थान आता है, फिर इसके बाद अपने भारत का स्थान आता है। लेकिन इसमें भारत में सबसे ज़्यादा केरल राज्य का स्थान आता है, फिर तमिलनाडु राज्य का स्थान आता है। किसका? तमिलनाडु राज्य का स्थान आता है। तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं, यहाँ से भी बातें आप क्या है, समझ सकते हैं। ये बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। एक से बढ़ के एक प्रश्न आज आपके लिए रखे गए हैं, लेकिन है बड़े चुनिंदे प्रश्न जो आपसे पूछे जाते हैं बार बार। उन्हीं पर जो प्रश्नों पर अब हम एक एक करके चर्चा कर रहे हैं। तो फिर देर नहीं करना है, पूरी ताकत के साथ लगे रहिए दोस्तों, और बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला पर जवाब देते रहिए। राजस्व लेखपाल नया बैच हमारे यहाँ प्रारंभ है। 600 ज्यादा वीडियो लेक्चर, गजब का फ्री टेस्ट मटेरियल, उसके साथ स्मार्ट पीडीएफ के साथ साथ ऑफलाइन डाउनलोड का भी ऑप्शन दिया गया है। निम्नलिखित में से किसको, ठीक है, सॉरी, निम्नलिखित में से किसे चमत्कारी फसल कहा जाता है? पहली बार आपने नाम सुना होगा शायद, या पहले से सुने होंगे तो बहुत अच्छी बात है। चमत्कारी फसल किसे कहा जाता है? तंबाकू का, मक्का का, सोयाबीन का, सूर्यमुखी का? आप जानते हैं दोस्तों, यह चमत्कारी जो फसल है उसका नाम है सोयाबीन, ठीक है। सोयाबीन एक तिलहन फसल है। कैसी फसल है? तिलहनी फसल है, यह याद रखना। ये प्रश्न पूछा जाता है, तिलहनी फसल है। सोयाबीन सबसे ज़्यादा जो भारत में होती है वह मध्य प्रदेश में होती है। मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में होती है। मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में होती है। महाराष्ट्र के बाद
जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में होती है। महाराष्ट्र के बाद कहाँ होती है? राजस्थान में होती है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर विश्व में देखें तो सबसे ज़्यादा सोयाबीन जो होती है वह संयुक्त राज्य अमेरिका में होती है। कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका में होती है। फिर ब्राज़ील में होती है, ठीक है। फिर अर्जेंटीना में होती, कहीं कहीं चीन लिखा रहता है, अर्जेंटीना में होती है। और उसके बाद अपने भारत का वर्तमान में चौथा स्थान है सोयाबीन के उत्पादन में। सोयाबीन लगभग 45% अकेले, जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश 40% के आसपास आपका, ठीक है, महाराष्ट्र, और इसके बाद इसका स्थान आता है, इसका स्थान आता है, यहाँ से भी ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद इसी चमत्कारी फसल को जो वैज्ञानिक नाम है इसका, ठीक है, वैज्ञानिक नाम क्या है, यहां से मान लो पूछ लिया जाए कि वैज्ञानिक नाम क्या है इसका, तो आपको बताना है ग्लाइसिन, ठीक है ना दोस्तों, ग्लाइसिन मैक्स के नाम से जानते हैं। याद रखना, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्लाइसिन मैक्स, ग्लाइसिन मैक्स कहा जाता है सोयाबीन को, ठीक है, किसको? सोयाबीन को। तो यहां से भी प्रश्न आप पूछ सकते हैं, बार बार महत्वपूर्ण प्रश्नों को आंसर दे सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा है जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किसको किसको जोड़ता है? पहले ये जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में, जी हाँ दोस्तों, आता था। वर्तमान में यह लद्दाख में अब दिखाई देने लगा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो लोग बता रहे हैं लद्दाख में, वह आज भी याद रखें कि जम्मू कश्मीर राज्य में ही दिखाई देता है जोजिला दर्रा। भले यह जोजिला दर्रा लेह और लद्दाख को जोड़ता है, ठीक है, लेह से श्रीनगर को जोड़ता है, यह याद रखना। लेह जो है जम्मू कश्मीर में है क्या? जी नहीं दोस्तों, जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर, ठीक है, क्या? श्रीनगर है। जबकि लद्दाख की राजधानी जो है वह क्या है दोस्तों? लेह है। क्या है? लेह है। और इन दोनों को आपस में जो जोड़ता है वह जोड़ता है क्या भैया? हमारा जोजिला दर्रा। वो कौन? हमारा जोजिला दर्रा, जिसकी ऊंचाई 3528 मीटर बताई जाती है। कितना? 3528 मीटर बताई जाती है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1, ठीक है, संख्या 1 यहीं से गुजरता है। ये बातें भी आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 यहीं से गुजरता है, ये बातें भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों, बहुत शानदार तरीके से। नवीन जलोढ़ मृदा को अन्य किस नाम से जानते हैं? नवीन जलोढ़ मृदा को किस नाम से जानते हैं? बांगर के नाम से जानते हैं या फिर खादर के नाम से जानते हैं? ये याद रखने वाली बातें तो है। यह है भारत के सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो मृदा है, ठीक है ना दोस्तों, वह है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा हमें नदियों द्वारा जो अपरदन ला करके बाद में मिट्टी का एक अवशेष छेपित करके छोड़ करके जाती हैं दोस्तों, उसी कहानी नाम है जलोढ़ मृदा। और नवीन जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, खादर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। और नवीन जलोढ़ मृदा में अगर खादर है तो दोस्तों यह सबसे उपजाऊ मृदा है, ठीक है, सबसे उपजाऊ मृदा होती है। ये बातें भी याद रखिएगा। इसमें जो है दोस्तों नाइट्रोजन की कमी होती है, बाकी दोस्तों इसमें पोटास की, जिंक की, इन सब मात्राओं की बढ़िया भरपूर मात्रा होती है। नाइट्रोजन, ठीक है ना दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ से भी ध्यान दीजिएगा। उत्तर भारत में विशेषकर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मृदा जो पाई जाती है वह कोई और नहीं, जलोढ़ मृदा ही पाई जाती है। सबसे ज्यादा मात्रा में कौन पाई जाती है? जलोढ़ मृदा ही पाई जाती है। गन्ना हो, गेहूं हो, धान हो, आलू हो, चना हो, मटर हो, सरसों हो, मसूर हो, इन सब के
लिए ये फसल बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से खूब करिए। निम्न में कौन बेमेल है, ठीक है, कौन सा बेमेल है, इनमें से कौन सही नहीं है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं वह लगातार आंसर दे रहे हैं। आज नाम नहीं ले पा रहा हूँ, ठीक है ना, सुबह बच्चों को ज़्यादा नाम ले पाया ना, अभी नाम ले पा रहा हूँ, लेकिन क्यों नहीं ले पा रहा हूँ वो सब लोग जानते हैं, ठीक है ना दोस्तों। क्योंकि जब आदमी पढ़ाने लगता है तो सोचता है कि अपने बच्चों को कितनी सारी चीज़ें बता दी जाए, ठीक है। नो डाउट्स इसमें आप लोगों की वजह से मेरा भी नाम हो रहा है, इस संस्था का भी नाम हो रहा है कि हाँ सर लोग क्या पढ़ाते हैं। देखिए भाई, जो बात है सच्चाई की है। अगर मैं आपसे अच्छा पढ़ाऊंगा तो आप हमें अच्छा कहेंगे, अगर मैं बुरा पढ़ाऊंगा तो आप बुरा कहेंगे। ये बात सच है, इसे कड़वा सच मानो या सच्चाई का। अगर आप हमें पसंद करते हैं, मानते हैं, तो नो डाउट्स हमारा हर एक वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। अगर आप हमें नहीं मानते हैं, नहीं समझ में आता है मेरा पढ़ाना, तो फिर आप हमें नहीं एक्सेप्ट करेंगे। कोई भी छात्र हो दोस्तों, छात्रों का जो दिल टीचर जीत ले जाए, समझ लो। मतलब अब दिल कैसे जीतेगा कि शिक्षक द्वारा बताई गई बातों को अगर विद्यार्थी सीधे सीधे ग्रहण कर लेता है तो समझ लेना फिर दोनों में तालमेल एक, जी हाँ, साधन और साध्य जैसा जुड़ेगा, ठीक है। तो हमें आपको पता होना चाहिए यहाँ गुरु शिष्य का नाता चलता है, और गुरु शिष्य में आजकल जो दोस्तों शिक्षा हो गई है वह पेशा बन रही है, ठीक है, पेशा बन चुकी है। इसलिए बड़ा प्रेम लगाव दूर हो गया। नहीं बाप रे, पहले शिक्षक खड़ा हो जाए और शिष्य बैठा रहे तो एकदम अपने शिक्षक पर ही काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथोचा अल्पहारी गृहस्थागी विद्यार्थी पंच लक्षणम, जैसे सुनाए ना शिक्षक है वैसे विद्यार्थी के एकदम कान खड़े हो गए। फिर अब वो न इधर देखेगा ना उधर, सीधा अपने गुरु पर ध्यान देगा कि गुरु की आखिर कलाएं क्या है। जोग हो या गरसोपा जो है जलप्रपात है दोस्तों, ये बात सही है, कर्नाटक के सारावती नदी पर है, ये बातें भी है। अकलेश्वर खनिज तेल प्रसिद्ध है भैया, ये भी बात सही बात है। अहमदाबाद लौह इस्पात, भैया अहमदाबाद में कोयले का भंडारण कहाँ आ गया, कहाँ है इतना बड़ा भैया लौह उत्पाद का क्षेत्र? जी नहीं दोस्तों, यह गड़बड़ है, सीधा सीधा गड़बड़ है। बाकी नेपा नगर अखबारी कागज के लिए जाना जाता है, नेपा नगर अखबारी कागज के लिए क्या है, जाना जाता है। तो इस तरह भी ध्यान दीजिएगा। आगे है भैया, नेट का पेपर हो या फिर यूपी टेट का पेपर हो, जबरदस्त हमारे यहाँ वैकेंसी लगी हुई है, जल्दी से आप लोग ध्यान दीजिए। बढ़िया से वैकेंसी लगी है, जो उन पर तैयारी करके इसको पूर्ण करिए। राजस्थान की खेतड़ी परियोजना किसके लिए उत्पादन में जानी जाती है? तो प्राचीन काल में खेतड़ी, जी हाँ दोस्तों, तांबा और चांदी उत्पादन के लिए जानी जाती थी। वर्तमान में भी यह तांबा के उत्पादन के लिए जानी जाती है, जस्ता के उत्पादन के लिए जानी जाती है। तो तांबा का है, यह याद रखिएगा। राजस्थान में माउंट आबू किसके लिए प्रसिद्ध है? पहाड़ी सैरगाह के लिए, दिलवाड़ा मंदिर के लिए, ठंडी जलवायु के लिए, इनमें से कोई नहीं। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि राजस्थान में जो माउंट आबू है यहीं पर दिलवाड़ा मंदिर है। यहाँ पर क्या है? दिलवाड़ा मंदिर है। दिलवाड़ा मंदिर को आदिनाथ का मंदिर भी कहा जाता है। किसका? आदिनाथ का मंदिर भी कहा जाता है। इसको विमल शाही मंदिर भी कहा जाता है। क्या? विमल शाही मंदिर भी कहा जाता है। और ये जो आदिनाथ हैं इन्हीं का नाम ऋषभ देव है, ठीक है ना दोस्तों। कौन सा देव? ऋषभ देव, इन्हीं का नाम है। और ऋषभ देव जो है दोस्तों ये प्रथम तीर्थंकर थे, अगर आपको याद आ रहा हो तो। जिनका भैया जो चिन्ह था वो क्या था? वृषभ था। क्या? अगर यहाँ से बातें समझ में आ गई हो तो अच्छी बातें हैं। तो यहाँ पर यह किसके लिए? दिलवाड़ा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, माउंट आबू जो है वह अरावली पर्वत श्रृंखला के भाग में आता है, जिसकी ऊंचाई 1213 मीटर के आसपास बताई जाती है। इसी माउंट आबू पर गुरु शिखर पर्वत श्रेणी है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। ये बातें भी याद रखिएगा। भारत का
कौन सा स्थान है रॉक गार्डन्स के लिए जाना जाता है? जी हाँ, बेंगलुरु को, चंडीगढ़, अहमदाबाद, लखनऊ। तो कौन है भैया रॉक गार्डन्स? तो रॉक गार्डन के नाम से नहीं किसे जाना जाता है? चंडीगढ़ को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? चंडीगढ़ को जाना जाता है। ये भी प्रश्न आपके लिए जरूरी था जानना। अगला क्या लिखा है? भारत में अधिकतम जनजाति आबादी है। कमेंट्स करिए दोस्तों, बहुत शानदार प्रश्न आया हुआ है, बहुत शानदार प्रश्न आया है, जल्दी से ध्यान दीजिएगा, कमेंट्स करिए प्लीज, ठीक है। भारत में सबसे बड़ी जो जनजाति है वह भील जनजाति है। भारत में सबसे बड़ी जनजाति जो है वह कौन सी जनजाति है? भील जनजाति है। भील जनजाति आपके नहीं मध्य प्रदेश, जी हाँ, गुजरात, राजस्थान, कुछ भाग छत्तीसगढ़ में भी पाया जाता है। राजस्थान में हल्का पार्ट पाया जाता है, वही पार्ट जो गुजरात और मध्य प्रदेश से लगता हुआ है। तो कहने का मतलब वहां पर भी देखने को मिल जाती है। लेकिन दोस्तों संथाल जनजाति जो है मेन झारखंड में पाई जाती है। ये नाभाव लिखा तो नागाएं होंगे, तो नागांव जो मतलब नागा मिलते हो नागालैंड में मिलते हैं। मुंडा भी झारखंड की एक प्रमुख जनजाति है। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। मुंडा कहाँ की जनजाति है? तो भैया नो डाउट से यह झारखंड की है। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की दोस्तों जबरदस्त वैकेंसी 26,210। इतनी बड़ी वैकेंसी दोस्तों कभी नहीं आएगी, इसलिए इस बार कमर कस के नहीं सभी छात्र छात्राएं एकदम दोस्तों जी तोड़ मेहनत करके इस पद को प्राप्त कर लें। क्या इस पद को प्राप्त कर लें? ये सब के लिए जरूरी है। निम्न में से कौन सा नगर मिसिसिपी तथा मिसौरी नदियों के संगम पर है? मिसिसिपी, मिसौरी। दोस्तों मिसिसिपी जो है वह इटास्का झील के पास से निकलती है, ठीक है, इटास्का झील के पास से, जबकि मिसौरी नदी जो है वह रांची के पूर्वी भाग से निकलती है। ये इधर रहती, मतलब आपको यहाँ उल्टा दिया, पहले मिसौरी होगा, मतलब मिसौरी इधर होती है, याद रखिएगा। मिसौरी इस पार्ट में है और मिसिसिपी इस पार्ट में है। मिसिसिपी इस पार्ट में है, मतलब यहाँ पूरा पश्चिम देखना पड़ेगा दोस्तों। और दोनों निकलने के बाद ये इधर से निकलने के बाद जहां पर मिलती हैं वह सेंट लुइस है, ठीक है, सेंट लुइस है। सेंट लुइस अमेरिका, जी हाँ, संयुक्त राज्य। वहां से दोस्तों यह फिर याद रखना आगे चल के मिसिसिपी, मिसौरी, जी हाँ दोस्तों, मिलान के नाम से प्रवाहित हो करके विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी बनाती है। लेकिन दोस्तों जो इनके बीच का पार्ट है वह डेल्टाई क्षेत्र, अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र है। और यहाँ पर दोस्तों सोयाबीन, गेहूं, ठीक है ना दोस्तों, मक्का आदि की खेती की जाती है। विशेष करके मक्का की खेती जो रेड नदी आती है दोस्तों और इसी में मिलती है, इसके वाले पार्ट में जी हाँ मक्के का सबसे ज्यादा खेती की जाती है, यह याद रखना। आगे जाकर यह मैक्सिको में खाड़ी में गिरती है। निम्नलिखित में से किस देश का क्षेत्रफल अन्यों की अपेक्षा अधिक है? अब सोच लीजिए, लगा लीजिए ताकत और दीजिए आंसर। एक बार सभी बच्चे जो हमारे साथ जुड़े हैं, प्रियंका जी, सीमा जी, ठीक है ना दोनों, सुशील साहब, जानवी जी, अनिकेत जी, ठीक है, अर्जुन जी, इतने सारे बच्चे जो हमारे साथ लगातार जुड़ते हैं, सालू जी, कितने सारे बच्चे जुड़ करके, बहुत अच्छा, ठीक है। जी हाँ, जीनियस साहब बहुत बहुत धन्यवाद, राजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, आप सभी लोगों को, विकास जी, कितने सारे बच्चे जुड़ करके, बहुत शानदार। काजल पाल बेटा हो चाहे, ठीक है, शहनाज जी हो, ये सब बच्चे हमसे जुड़ते हैं और बेहतरीन तरीके से आंसर देते हैं। लिखा है निम्न में से किस देश का क्षेत्रफल अन्यों की अपेक्षा अधिक है? तो जो बच्चे चीन दे रहे हैं ना वह गलत दे रहे हैं। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, सबसे नंबर 1 पर रूस है, ठीक है, नंबर 1 पर रूस है, फिर कनाडा आता है, ठीक है, कनाडा आता है, फिर उसके बाद आपका यूएसए आता है, फिर आपका चीन आता है, फिर आपका ब्राजील आता है क्षेत्रफल में, और फिर आपका नहीं, जी हाँ दोस्तों, कौन आता है?
ऑस्ट्रेलिया आता है, क्या आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, फिर उसके बाद भारत आता है, ठीक है, भारत आता है। अब देखिए रूस का अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो 1 जी हाँ दोस्तों 70 करोड़ किलोमीटर के आसपास है, करोड़ किलोमीटर में, याद रखना करोड़ किलोमीटर। वहीं कनाडा का देखा जाए तो 98 लगभग 98 लाख कुछ किलोमीटर है दोस्तों, यह याद रखिए। 99 आप समझ सकते हो यहाँ से 99, जी हाँ दोस्तों है आप कहानी। फिर वहीं यूएसए का देखेंगे तो 98.26 लाख किलोमीटर है, ठीक है, लाख किलोमीटर है। वहीं चाइना का आप देखेंगे तो दोस्तों 95.98 लाख किलोमीटर है, ये याद रखिएगा नहीं। तो यहाँ से तो चाइना भैया क्या है, नीचे है यूएसए के, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होता है, यह याद रखिएगा। बादलों के फटने का क्या तात्पर्य है, बादलों का फटना अभी हाल ही में मेरे सामने जब मैं पढ़ रहा था दोस्तों, ये 2013 की बात है, जब मैं ग्रेजुएशन में दाखिला लिया था, मतलब ये याद कर रहा शुरू ही था, उसी समय हुआ था बादल का फटना। और यह फटना जो हुआ था वो 17 जून को हुआ था। कब हुआ था, 17 जून को हुआ था, 2013 में हुआ था। कहाँ हुआ था भैया, उत्तराखंड में हुआ था। और मंदाकिनी नदी, जो मंदाकिनी नदी क्या है भैया, अलकनंदा की सहायक नदी है। जी हाँ दोस्तों, आपने नाम सुना होगा पांचों प्रयाग का, उसमें से एक मंदाकिनी और अलकनंदा के मिलने से भी बनता है। और उसके बाद आपने केदारनाथ धाम सुना होगा, कौन सा नाम भैया, केदारनाथ धाम सुना होगा, जहां पर शिव जी हैं। तो वहां बहुत ज्यादा बाढ़ आई थी, याद रखिएगा। तो ये याद रखना, तड़ित झंझा के साथ तीव्र दशा में क्या होता है भैया, मूसलाधार बारिश होती है। क्या, मूसलाधार बारिश होती है जब कहीं पर बादल फटता है तो, ठीक है। तो इस तरह आप यहां से भी बातें समझ सकते हैं, बहुत शानदार बातें हैं। नितिन सर, हैंड राइटेड ई बुक घर बैठे पीडीएफ के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, किसके, पीडीएफ के रूप में। निम्न में से किस विद्वान को भूगोल का पिता कहा जाता है। दोस्तों एक हमारे भूगोल वेत्ता हैं जिनका नाम है हिकेटेस, ठीक है। जस्ट पीरियड्स नामक इन्होंने पुस्तक लिखी थी, याद रखिएगा, जस्ट पीरियड्स नामक इन्होंने पुस्तक लिखी थी। और इस पुस्तक के कारण इनको H.F. टॉजर, ठीक है, H.F. टॉजर ने क्या कह दिया भैया, H.F. टॉजर ने इनको भूगोल को पिता कह दिया था। ये बातें आपको पता होना चाहिए। भौतिक भूगोल का पिता पोलिडोनियस को कहा जाता है, पोलिडोनियस को कहा जाता है, जबकि मानव भूगोल का पिता कार्ल रिटर को कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो यहां से ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को उसके काफी बड़े भाग में वर्षा की कम मात्रा की प्राप्ति के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है। प्यासी भूमि का महाद्वीप किसे कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। पठारी महाद्वीप किसे कहा जाता है, अफ्रीका को कहा जाता है। महाद्वीप का महाद्वीप एशिया को कहा जाता है। मरुस्थल विहीन या फिर सबसे विकसित महाद्वीप यूरोप को कहा जाता है। ये बातें भी आपको पता होना चाहिए। संसार की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, संसार की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, यह याद रखना। विक्टोरिया है, कैस्पियन है, सुपीरियर है, मिशिगन है। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ करके जो इतना अच्छा, सर बेटा देखो नाम अगर नहीं ले पाया हूं तो उसके लिए माफ किया करिए, ठीक है। आप सब अपने हो, इसमें नाम क्या है, ठीक है। मैं तो आज तक अपना नाम भी जल्दी से नहीं लेता हूं, भूल जाता हूं, ठीक है। आप लोग ही अगर आपको पता हो तो मेरा नाम बता दीजिए, ठीक है ना दोस्तों, कि मेरा पूरा नाम क्या है। तो बहुत सारी बातें होती हैं, नाम
ठीक है, अपने आप हो जाता है व्यक्ति का जब वह अच्छे काम करता है। ठीक है, आप भी अच्छे काम करेंगे तो आपका भी अच्छा नाम होगा, आप अगर बुरे काम करेंगे तो बुरा नाम होगा। कुछ अच्छा करने के लिए थोड़ा सा त्याग, परित्याग और संघर्ष की जरूरत होती है। हिस्ट्री 91 परिवार हमेशा चाहता है कि आप संघर्ष रहिए, अपने आप में स्वयं एक पूर्ण रहिए। जो पूर्ण होता है दोस्तों उसे फिर जी हाँ दोस्तों एक जी हाँ नई ही दिशा देता है समाज को। तो आप भी दीजिए। संसार की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो संसार की सबसे बड़े ताजे पानी की झील सुपीरियर झील है। सुपीरियर झील जो है दोस्तों यह यूएसए और कनाडा के बीच में है। कहां? कनाडा के बीच में है। डुलुथ नामक जो शहर है, जी हाँ सॉरी, जो डुलुथ नामक एक तरह से औद्योगिक क्षेत्र है वो यहीं पर है। उसके बाद आपको सुपीरियर है, जी हाँ दोस्तों यूएसए की सबसे बड़ी झील है। यूएसए की सबसे बड़ी झील है। विश्व में यह बड़ी की दृष्टि से दूसरा स्थान रखती है। क्या स्थान रखती है? दूसरा स्थान रखती है। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो यहां से भी याद रखिएगा। कैस्पियन सागर के बाद यह आपको पता होना चाहिए दूसरे नंबर की सबसे बड़ी झील है। उसके साथ साथ यह यूएसए और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। ये बातें भी आपको इसके साथ साथ नोट करके रखिएगा। तो ये था महत्वपूर्ण प्रश्नावली का एक पार्ट जो आप लोगों को हमने कराया दीदार। कैसा लगा ये प्रश्नों का जी हाँ दोस्तों श्रृंखला मेरे यार? प्लीज कमेंट्स करके जी हाँ शेयर कर दो ना यार। तो जल्दी से जल्दी प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें इस वीडियो को। और यह है वीडियो से संबंधित हमारी प्रमुख पुस्तकें जो आप घर बैठ करके परचेस कर सकते हैं, जो घर बैठकर आप परचेस कर सकते हैं। इसी तरह प्रश्नों का एक पिटारा आप हर रोज देखते हैं। दोपहर 12 बजे, शाम 6 बजे और रात 10 बजे भीम सर की ताबड़तोड़े क्लासेस लगी हैं। अगर कोई आपको दिक्कत होता है तो इन नंबर पर कॉल करके अपना विचार जरूर व्यक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्तों। इसी तरह प्रेम और स्नेह बनाए रखिए और वीडियो को दूर दराज तक पहुंचाते रहिए। बस यही आपसे मेरी एक विनम्र निवेदन है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।